पुरानी हवेली, भूतिया महल, श्मशान घाट, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनते ही हमारे दिलों दिमाग में खौफ भर जाता है और हमें बहुत ही अजीब अजीब से डरावने ख्याल भी आने लगते हैं। लेकिन क्या हो, अगर इन्हीं में से कोई कहानी सच्ची हो तो? वेल, आज की ये कहानी एक ऐसी ही सच्ची घटना के ऊपर है जिसमें एक लड़की अपने एग्जाम्स के लिए एक पुराने गांव में कुछ दिनों के लिए ठहरने जाती है। लेकिन इसी दौरान उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर और उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बिना देर किए आज की इस दिल दहला देने वाली स्टोरी को शुरू करते हैं। उस दिन बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। शाम के 4 बज रहे थे, लेकिन आसपास का वातावरण देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में रात होने वाली है। उस तेज बारिश में भीगते हुए मैं एक मकान को ढूंढ रही थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पास कोई छाता नहीं था। उस तूफानी बारिश में अपने आप को भीगने से बचाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने वही रास्ते में किसी एक मकान के दरवाजे के पास खड़े होकर अंदर आवाज दी, जी, मिश्रा परिवार का मकान कहां है? मेरी आवाज को सुनकर अंदर से एक आदमी दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और उसने पूछा, कौन मिश्रा जी? पंडित जी क्या? मैंने थोड़ा सोचकर कहा, जी, वो जो शहर में रहते हैं, पवन मिश्रा, जिनकी मिठाई की बड़ी सी दुकान है। उस आदमी ने आगे कहीं इशारा करते हुए मुझे और आगे जाने को कहा। ऐसे ही कुछ मकानों को पार करते हुए मैं आगे चली गई। जब मैं वहां से आगे जा रही थी तब कोई नारियल जैसी कपड़े में बंधी हुई एक चीज बारिश के पानी में लुढ़कते हुए मेरे सामने आ गई। मैं उसे नजरअंदाज कर लांग कर आगे निकल गई। वहां आगे मुझे एक मंजिला एक बिल्डिंग दिखाई दी, जैसे किसी अस्पताल या किसी स्कूल की होती है। उसी के सामने बारिश में भीगते हुए कोई लड़की बैठी थी। बदन पर फटे पुराने सफेद कपड़े थे। सर पर बाल बिल्कुल भी नहीं थे। जो कुछ बचे थे वो जले हुए हालत में थे। किसी पागल जैसी हालत थी उसकी। पता नहीं वो लड़की इतनी तेज बारिश में वहां क्या कर रही थी। मैंने उस रास्ते पर रुकते ही उसे आवाज लगाई। मेरी आवाज को सुनकर वो एकदम से रुक गई और बिना हलचल किए शांत बैठी रही। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मुड़कर मेरी तरफ देखा। इसीलिए मैंने फिर से उसे आवाज लगाई। मेरी बात सुनकर उसने झट से मेरी तरफ गर्दन घुमाकर देखा। वो अपनी तिरछी नजर से मुझे देख रही थी। उसके फेस पर खून लगा हुआ था और बारिश के पानी से वो नीचे टपक रहा था। उसके दांत किसी जानवर के जैसे निकले हुए थे। चेहरा आधा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन वो इतना भयानक था कि पूछो मत। उसके हाथों में कुछ था जिसे वो नोच नोच कर खा रही थी। वो मुझे गुस्से से घूर रही थी। उसका वो भयानक रूप देखकर मैं आगे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तभी मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी, अरे मैडम जी, कहां घूम रही हो आप? यहां आइए। उन भाई साहब की आवाज सुनकर मैं होश में आई और मैंने उनकी तरफ देखा। मुझसे कुछ दूर एक आदमी खड़ा था। मैंने वापस मुड़कर अपने पीछे देखा तो अब वो लड़की वहां नहीं थी। एक पल में ही वो ऐसे गायब हो गई थी मानो जैसे वो बारिश के पानी में घुल गई हो। मैं वही खड़ी होकर हैरान होकर उस जगह को देख रही थी। वहां नीचे एक कबूतर पड़ा था जिसको नोच नोच कर खाया गया था। उसके उधड़े हुए टूटे पंख बारिश के पानी में बह रहे थे और साथ ही शरीर से खून निकलकर बारिश के पानी में घुल रहा था। वो देख मुझे उल्टी जैसा हुआ और मैं सीधे उस आदमी की तरफ चली गई। वहां जाकर मैंने उन भाई साहब से पूछा, जी वो मकान? तभी उन भाई साहब ने मेरी बात को काटते हुए कहा, जी मैडम, हम भी आपको ही ढूंढ रहे थे। मिश्रा जी ने हमें पहले ही फोन करके सब बता दिया था। हमने तो कब का खिड़की से आपको आते हुए देख लिया था। फिर नजारे आप कुछ मकानों के पीछे कहाँ गायब हो गई, इसीलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहां तक आ गया। मैंने उन्हें रोकते हुए फिर से पूछा, नहीं, वो सामने जो मकान है ना, वो? तब उन्होंने उस टूटी इमारत की ओर देखते हुए कहा, जी वो तो एक सरकारी अस्पताल है। मतलब कभी हुआ करता था, लेकिन अभी सालों से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। तेज बारिश की वजह से वहां का कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। उस लड़की का चेहरा याद कर मेरे पेट में अभी भी गड़बड़ हो रही थी। इसीलिए मैंने ज्यादा जानना जरूरी नहीं समझा और मैं उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगी। उन भाई साहब ने आगे चलते हुए मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। वैसे मैडम जी, मेरा नाम जयपाल है। मिश्रा जी ने तो आपको बताया ही होगा। हम भी मिश्रा जी के परिवार से ही है। मिश्रा जी ने तो हमको बताया था कि आप दोपहर के 12-1 बजे तक पहुंच जाएंगी, लेकिन आपने तो काफी देर कर दी आने में। मैंने चलते चलते
अपने बैग को भीगने से बचाने के लिए छाते में समेट लिया और उनकी बात का जवाब दिया। जी, सही कहा आपने। वैसे मैं स्टेशन कब की आ चुकी थी। बहुत देर तक मैं स्टेशन पर ही खड़ी थी, लेकिन मुझे स्टेशन लेने जो आदमी आने वाला था वो नहीं आया। ऊपर से ऐसी बारिश में कोई इस तरफ आने को तैयार भी नहीं था। इसीलिए फिर मैं पैदल ही निकल पड़ी और मुझे यहां आते आते 4:30 बज गए। चलते चलते मैं वहां से दूर एक गली के पास आ गई। वहीं एक मकान के सामने जाकर उसका दरवाजा खोलते हुए उन भाई साहब ने कहा, मैडम जी, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं, पर आपको कोई भी जरूरत पड़े तो यहां से मुझे बस एक आवाज मार देना, मैं नहीं तो मेरी लुगाई यहां दौड़ते हुए आ जाएंगे। वैसे कितने दिनों तक आप यहां पे हो अभी? मैंने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, ज्यादा नहीं, बस यहीं 2 या 3 दिन। बारिश ज्यादा हुई तो शायद एक और दिन बढ़ सकता है, पर उससे ज्यादा नहीं। उन्होंने हंसते हुए कहा, जी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। आप चाहे 4 दिन रहो या 10 दिन, बस मिश्रा जी की बात याद रखना। मैंने हैरान होते हुए पूछा, कौन सी बात? उन्होंने भी चौंक कर कहा, यही कि रात के समय अकेले यहां कहीं बाहर मत निकलना, किसी भी अनजान चीजों को मत छूना, किसी के बुलाने पर कहीं मत जाना। यही सब। अच्छा, ये बातें? हाँ, वो तो उन्होंने मुझे बताई थी। आप चिंता ना करें, मैं इन बातों का ख्याल रखूंगी। उन्होंने मुझे सावधानी बरतने को कहा था और किसी बंद अस्पताल के बारे में भी बताया था। भाई साहब ने फिर हल्का सा हंसते हुए कहा, जी आप अभी कुछ देर पहले जहां पर खड़ी थी ना, वो वही बंद अस्पताल था। और फिर उस बात को टालते हुए उन्होंने आगे कहा, बाकी आपके खाने पीने का आने जाने का सारा इंतजाम मैंने कर दिया है, चाय कॉफी का सामान भी अंदर रखवा दिया है। मतलब कभी अगर आपको चाय कॉफी पीने का मन करे तो आप खुद से बनाकर पी सकती हो। तो अब आप आराम कीजिए, कोई जरूरत पड़े तो हमें आवाज दे देना। अस्पताल के बारे में उनकी बातें सुनकर मैं उनसे उस लड़की के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं पूछा। सोचा कि अगर इन्हें बताना होता तो ये मुझे साफ साफ बता चुके होते। फिर कुछ देर बाद भाई साहब भी अपने घर चले गए। फिर मैंने अपने कपड़े बदल लिए और फ्रेश होकर कॉफी बनाने किचन में चली गई। असल में आज मेरे कैंप का पहला दिन था, लेकिन बारिश में अटकने की वजह से मेरा एक दिन खराब हो गया था। वैसे भी मुझे उस कैंप में शामिल होने से मना कर दिया गया था, क्योंकि उस कैंप में लड़कियों के रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। पर मेरे एग्जाम्स के लिए मुझे उस कैंप को अटेंड करना बहुत जरूरी था। इसीलिए मैंने अपने पापा की मदद से और उनके दोस्त मिश्रा जी ने ही मेरा यहां रहने का बंदोबस्त कर दिया था। कॉफी बनाते वक्त मेरा ध्यान किचन की खिड़की से बाहर चला गया। बारिश अब थोड़ी धीमी हो चुकी थी। इमारत के सामने की तरफ नुकीले तारों का कंपाउंड बना था। खिड़की, दरवाजे, हर जगह पर नुकीले तार लगे हुए थे। अंदर जाने के या बाहर आने के जो भी रास्ते थे वो सभी बंद थे। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि वो लड़की एक पल में मेरी नजरों के सामने से गायब कैसे हो गई। मैं उस इमारत को देखते हुए यही सोच रही थी कि तभी दूध उबलकर ऊपर आने लगा। उसकी आवाज को सुनकर मेरा ध्यान हट गया। फिर मैंने उन बातों को दिमाग से निकालकर कॉफी बनाने पर फोकस किया। कॉफी लेकर मैं वहीं एक लकड़ी की कुर्सी में बैठ गई और सामने पड़ी एक किताब को खोलकर कॉफी पीने लगी। जैसा कि उन भाई साहब ने कहा था, वो ठीक 8 बजते ही मुझे बुलाने आ गए। बारिश अब पूरी थम चुकी थी, लेकिन ठंडी तेज हवाएं अभी भी चल रही थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप खाना यही खाना चाहती है या फिर हमारे घर आना चाहेंगी। मैंने उनकी बात सुनकर उनसे हंसते हुए कहा, जी मैं इतनी भी पढ़ाकू नहीं हूं, आती हूं मैं। इसी बहाने भाभी जी से भी मिलना हो जाएगा। जिसके बाद भाई साहब ने वहां रखा ताला उठाते हुए कहा, जी भाभी जी से भी और नन्हे मिश्रा जी से भी। अच्छा, तो आपका बेटा भी है। मैं सैंडल पहनकर उस घर से बाहर निकल गई। भाई साहब ने ताला लगाते हुए जवाब दिया, हाँ, अभी तो बस 4.5 साल का है, अगले साल से स्कूल जाने लगेगा और मैं उसे भी आपकी तरह ही एक बड़ा डॉक्टर बनाना चाहता हूं। हम हंसी मजाक करते हुए उनके घर चले गए। हम सब ने मिलकर साथ खाना वगैरह खाया। मेरी नन्हे मिश्रा जी से भी मुलाकात हो गई। हमने कुछ देर साथ मस्ती भी की और फिर मैं वहां से अकेले ही वापस घर चली गई। वो अस्पताल वहां से भले ही काफी दूरी पर थी, लेकिन ऐसी जगह पर थी कि आते जाते बार बार उस तरफ नजर पड़ ही जाया करती थी। मैं उस तरफ बिना ध्यान दिए सीधे घर चली गई और जाकर सो गई। दूसरे दिन सुबह एक गाड़ी मेरे मकान के सामने आकर खड़ी हो गई।
जिसमें भाई साहब और एक ड्राइवर बैठा हुआ था। गाड़ी से उतरते हुए उन्होंने कहा, जी ये रहा आपका ड्राइवर राजू। यह आपको आपके मेडिकल काम तक ले जाएगा और शाम को वहां से वापस भी लेकर आएगा। और यही वो इंसान है जो कल बारिश की वजह से आपको लेने नहीं आ पाया था। वैसे जहां मेडिकल कैंप लगा था वो गांव इस गांव से बस 2-3 किलोमीटर ही दूर था। एक दिन लेट कैंप में शामिल होने की वजह से मुझे थोड़ी डांट भी पड़ी, लेकिन बारिश ने सारा मामला संभाल लिया। काम शाम तक बंद हो गया। उसके बाद राजू मुझे लेने वहां आ पहुंचा। उसने मुझे मेरी गली के सामने छोड़ दिया और वहां से आगे निकल गया। मैं थकी हालत में ताला खोल रही थी। तब मुझे ऐसा लगा जैसे गली के आखिर में कोई खड़ा है। मैंने उस तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था। फिर से ही मैं दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए थोड़ी नीचे झुकी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे को छुआ है और उसी वक्त मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैंने झट से पीछे देखा पर पीछे कोई नहीं था। मैंने घबराते हुए अपने आसपास देखा और फिर अंदर जाते ही दरवाजे अंदर से बंद कर लिया और काफी देर तक वहीं खड़ी रही। कुछ देर दरवाजे के पास खड़े होने के बाद मैंने अपने आप को समझाया और शांत किया। मैंने सोचा कि आज शायद काली चाय ही पीनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने पानी उबालने को चढ़ा दिया। मेरा ध्यान अपने आप ही किचन की खिड़की से बाहर चला गया। वहां दूर उस अस्पताल के बाहर कोई खड़ा था जिसका मुझे सिर्फ आकार दिखाई पड़ रहा था। दूर अंधेरे में उस आकार को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह वही कल वाली लड़की है। मैंने तुरंत ही उस खिड़की को बंद कर लिया। उस दिन मैंने खाना भी घर पर ही मंगवा लिया और खाना खाकर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर मैं सो गई। अगले दिन ड्राइवर राजू अकेले ही मेरे घर पर आ गया। उस वक्त भाई साहब उसके साथ नहीं थे, इसलिए मैं खुद ही भाई साहब के घर चली गई। दरवाजे के पास जाते ही उनकी पत्नी टिफिन लेकर बाहर आ गई और अपनी घूंघट को संभालते हुए उन्होंने कहा, आप कुछ चाय कॉफी लेंगी? मैंने टिफिन को हाथ में लेते हुए कहा, जी नहीं, बस भाई साहब दिखाई नहीं दे रहे थे इसलिए देखने आई थी। उसने थोड़ा हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, जी वो आज कहीं बाहर गए हुए हैं। फिर मैंने टिफिन को बैग में रखा और बस इतना कहा, अच्छा ठीक है भाभी, जी भाई साहब को कह देना कि शाम को कैंप से मैं सीधे यहीं आ जाऊंगी। हो सकता है कि शायद आज मेरे कैंप का आखिरी दिन हो। मेरे ये कहते ही भाई साहब की पत्नी के चेहरे पर एक उदासी छा गई। वो बार बार अपना चेहरा मुझसे छुपा रही थी, इसीलिए मैंने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। और गाड़ी में बैठकर मैंने राजू से पूछा, राजू इस अस्पताल के बारे में तुम क्या जानते हो? कोई मुझे उस बारे में कुछ बताता क्यों नहीं? तभी राजू धीमी आवाज में मुझसे कहता है कि अरे मैन साहब, ये गांव वालों के कोई राज होते हैं जो सालों से परंपरा के अनुसार एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक चलते आते हैं। शहर वालों को इन बातों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है और अगर उन्हें कुछ बताओ तो बोलते हैं कि ये सब अंधविश्वास है या फिर हमारी परंपराओं का, हमारी मान्यताओं का मजाक उड़ाते हैं। अब ऐसा होगा तो कौन गांव वाला शहरी लोगों को अपने राज बताएगा? उसकी बात सुनकर मैंने उससे मुस्कुराते हुए कहा, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मुझे बताओ, मैं भी जानना चाहती हूं उस अस्पताल के बारे में। तब राजू ने मेरे सामने एक शर्त रखते हुए कहा, ठीक है मैं आपको बताता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैंने आपको यह बताया है, यह बात आप किसी को नहीं बताओगी, वरना अगर भाई साहब को पता चला तो वो मुझे बहुत मारेंगे। मैंने उसे मुझ पर विश्वास रखने को कहा और अपनी गर्दन हां में हिलाई। फिर राजू ने बताना शुरू किया, जी कई साल पहले, मतलब हमारे परदादा के जमाने में यहां एक अस्पताल बनवाया गया था। फिर कुछ दिनों बाद वहां एक पुरुष डॉक्टर और एक महिला नर्स आने लगी। अब जो डॉक्टर था वो तो कभी कभी ही वहां आया करता था क्योंकि उसका कोई दूसरा अस्पताल भी था और ज्यादातर समय वो वहीं रहता था और ऊपर से उसे पूछने वाला भी कोई नहीं था। एक दिन गांव में कोई लड़की बीमार पड़ गई थी तो उस डॉक्टर ने उसके इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करा लिया। उसे इंजेक्शन लगाकर उसे नर्स के हाथों सौंप दिया। उसके बाद वो डॉक्टर वहां से चला गया। फिर अगले 2 दिनों तक वो डॉक्टर उसे देखने तक नहीं आया कि उस लड़की की हालत कैसी है। फिर एक दिन आधी रात में ही उस लड़की की तबीयत एकदम से बहुत ज्यादा खराब हो गई और शायद उसके ही कारण उसी रात उसकी मौत हो गई। और फिर सुबह जब उस लड़की के घर वाले अस्पताल गए तो उन लोगों ने लड़की की लाश देखी और उसे देखकर सभी गांव वाले गुस्से से लाल हो गए। सभी लोग गुस्से में डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। नर्स का तो कोई अता पता ही नहीं था, शायद वो लड़की की लाश देखकर भाग गई थी।
जिसके बाद वो डॉक्टर जब वहां आया तो उसने सारा इल्जाम नर्स के ऊपर लगा दिया और वो भी वहां से भाग गया। अब गर्मा गर्मी में लोगों ने उस अस्पताल को ही जला दिया और फिर धीरे धीरे वो लोग उस बात को भूल गए। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद गांव के लोगों को वहां से सड़ने की तेज बदबू आने लगी, जैसे कि किसी लाश की होती है। लोगों ने अस्पताल के अंदर जाकर देखा तो वही एक कमरे में एक गड्ढे के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी। उस कमरे का शायद काम चल रहा था और इसलिए वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया था। वो ज्यादा जली हुई तो नहीं थी, लेकिन घुटन से उसकी मौत हो गई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और सर के बाल भी जल चुके थे। थोड़ा बहुत उसका चेहरा और शरीर भी जल चुका था। शायद उसने वहां से भागने की कोशिश की थी, पर आग की वजह से भाग नहीं पाई थी। उसका चेहरा इतना खराब हो चुका था कि उसे पहचानना तक मुश्किल हो गया था। लोगों को यह बात पता ही नहीं थी कि वो नर्स कहीं भागी नहीं थी, वो उसी अस्पताल में उस गड्ढे में छुपी हुई थी। अब हमारे दादा परदादा पढ़े लिखे तो नहीं थे। उन्हें लगा कि डॉक्टर ने इलाज समय पर नहीं किया और इसीलिए उस लड़की की जान चली गई, और गुस्से में आकर उन्होंने पूरा का पूरा अस्पताल ही जला दिया। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि वो नर्स चुड़ैल बन गई और तब से वो उसी अस्पताल के आसपास लोगों को नजर आने लगी, जिससे लोगों को भी काफी ज्यादा डर लगने लगा। और फिर उस समय मिश्रा जी के पूर्वजों ने ही उस अस्पताल को भगवान का वास्तु यंत्र लगाकर तारों से बंद कर दिया, ताकि कोई भी गलती से भी अंदर न जा सके और दीवारों को भी कोई तड़पकर अंदर न जा सके। उसने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता मैडम जी। मैंने फिर भी उससे कहा, माना कि आज तक नहीं हुआ, लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा हो सकता है। तब वो थोड़ा सोच में पड़ गया और उसने सोचते हुए कहा, हाँ मतलब 1-2 बार हुआ भी था। तब मैं शायद बहुत छोटा था। उस वक्त पता नहीं कैसे वो चुड़ैल उस इमारत से बाहर आ गई थी और लोगों को जगह जगह पर दिखाई देने लगी थी। पर मिश्रा जी के परिवार वालों ने उसे फिर से उस अस्पताल के अंदर डाल दिया और वहीं पर बंद कर दिया। मैं उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी और अब मैं मेरी बात करूं तो मुझे सच में पता नहीं था कि वो सब क्या है। लेकिन अगर सच में वहां कोई चुड़ैल है तो मैंने उस रात उसी को देखा था। राजू ने उस दिन मुझे मेरे कैंप तक छोड़ दिया और वहां से वापस चला गया। मैं दिन भर अपने कैंप पर बैठी उसी नर्स के बारे में सोच रही थी। शाम होते ही कैंप बंद करने की तैयारी होने लगी। आज कैंप का आखिरी दिन था। मैं राजू के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो मुझे लेने नहीं आया। इसीलिए मैं पैदल ही गांव की तरफ निकल पड़ी। मैंने सोचा कि वो आता ही होगा तो रास्ते में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। लेकिन मैं गांव तक आ चुकी थी, पर राजू का कहीं कोई अता पता नहीं था। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं उसी अस्पताल के करीब हूं, उसी रास्ते पर जहां से मैं पहले गुजरी थी। मुझे बीच रास्ते में दिनू दिखाई दिया। मैंने दिनू को आवाज दी, दिनू, दिनू, अरे दिनू, वहां अंधेरे में क्या कर रहा है बेटा? तभी मुझे पीछे से वही आवाज सुनाई दी। मैंने झट से पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। फिर अगले ही पल मैंने आगे देखा तो दिनू भी वहां से गायब हो चुका था। मुझे लगा कि मुझे फिर से भ्रम हुआ है। फिर मैं तेजी से घर की तरफ चलने लगी। गली के पास पहुंची तो मैंने देखा कि भाई साहब के घर के सामने काफी भीड़ लगी हुई थी। मैं लोगों को साइड में करते हुए दरवाजे के पास चली गई। दिनू की मां की रो रोकर बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। वो तो एक कोने में धुत सी पड़ी थी। भाई साहब एक जगह पर बैठे रो रहे थे। कुछ लोग उन्हें समझा रहे थे। मैंने वहीं खड़े एक आदमी से पूछा तो पता चला कि दिनू सुबह से गायब है। कहां चला गया किसी को कुछ पता नहीं। राजू भी कि इसी चक्कर में राजू मुझे लेने नहीं आया था। मतलब सुबह जब मैं यहां आई थी दिनू तब से गायब था। मैं वहां से पीछे हट गई। राजू जब बाहर आया तो मैंने राजू को आवाज दी, कहा कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो मेरी बात को बिना सुने ही गुस्से से कहने लगा, माफ करना मैडम जी, वो दिनू गायब है ना, तो उसी चक्कर में मैं आपको लेने नहीं आया। मैंने उसकी कमीज को पकड़कर उसे थोड़ा साइड में खींच लिया, जिसके बाद मैंने उससे कहा कि मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसने अपनी कमीज को टाइट करते हुए कहा कि जी मैडम जी बोलिए। फिर मैंने उससे कहा कि अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने दिनू को उस अस्पताल के बाहर देखा था। जब मैं घर आ रही थी तो उस दौरान दीनू मुझे वहां पर खड़ा दिखा था। मैंने उसे आवाज भी लगाई, पर उसी समय मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी और मैं पीछे देखने लगी। और जब मैं दोबारा से आगे मुड़कर देखी तो दिनू वहां से गायब हो चुका था। मेरे इतना कहते ही उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, कहा देखा है? मैंने उसे शांत करते हुए कहा, धीरे से सुनो दिनू को,
मैंने अभी कुछ ही देर पहले उस पुराने अस्पताल के पास देखा था। वो मुझे बस एक पल के लिए ही दिखाई दिया और फिर अचानक से कहीं गायब हो गया। मेरी बात को सुनते ही राजू एकदम से शॉक्ड हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सालों से वहां आसपास कुछ भी नहीं हुआ, तो आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? तब जाकर मैंने राजू को सारी बात बताई कि कुछ दिन पहले मैंने उस चुड़ैल को देखा था और मुझे लगता है कि वो बाहर आ चुकी है। कैसे वो मुझे नहीं पता, पर शायद ये वही चुड़ैल है और हो सकता है कि दिनू भी वही हो। राजू भी थोड़ा साइड में आते हुए कहा, ऐसा है तो हमें देखना पड़ेगा। फिर राजू ने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और मुझसे कहा कि मेरे साथ चलो। मैं अपने घर चली गई और वहां से एक टॉर्च लेकर उनके साथ निकल पड़ी। सभी टॉर्च मारकर यहां वहां देख रहे थे। तभी मुझे अंदर एक दरार से एक आंख दिखाई दी। मैंने राजू से कहा, यहां अंदर कोई है? सबने बारीक से बारीक जगह से अंदर झांक कर देखा, पर किसी को कुछ भी नजर नहीं आया। बाहर की तारों से वहां सब कुछ मजबूती से बांधा गया था। तो मैंने राजू से कहा, तुमने तो कहा था ना कि इस जगह को किसी यंत्र से बांधा गया है, कहां है वो यंत्र? तब उसने टॉर्च मारकर हर दीवारी को ठीक से देखा, पर वो वास्तु यंत्र किसी भी दीवारों पर नहीं था। उसने मुझे घबरा कर कहा, अभी कुछ दिनों पहले ही तो मैंने उस यंत्र को यहीं देखा था। मैंने भी उस जगह को देखा तो ये पूछा कि क्या वो गोल नारियल जैसा था? हां, वो एक पीतल का कलश था। तब मैंने राजू को मेरे पहले दिन के बारे में बताया। उस दिन जब मैं इस गांव आ रही थी ना, तब कोई नारियल जैसी चीज बारिश के पानी में लुढ़कती हुई मेरे पास आ गई थी। पता नहीं था मुझे वो क्या है। उन सब ने आसपास ढूंढ कर देखा, पर पता नहीं कि बारिश के पानी में वो कहां बहकर चला गया था। तब वहीं खड़े एक आदमी ने कहा, मतलब आपकी बात सही है, वो चुड़ैल बंधन से छूट चुकी है। अब इन तारों का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। वो कभी भी बाहर आ जा सकती है। अब शायद हमें ही अंदर जाकर देखना होगा। वहां खड़े आदमियों ने अपने पास के डंडों से उन तारों को अलग कर दिया और हमारे अंदर जाने के लिए रास्ता बनाया, पर अंदर जाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सब अपनी अपनी जगह पर ही खड़े थे। शायद वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कौन सबसे पहले अंदर जाएगा। मैं उस बात को समझ गई थी और मैंने उन सब से कहा, पहले मैं अंदर जाती हूं, 2 लोग यहीं बाहर रुकेंगे और हमारे आने का इंतजार करेंगे। तुम में से कोई भी गांव में जाकर बाकी लोगों को खबर कर दो और उस चुड़ैल को बांधने का इंतजाम करो। बाकी लोग मेरे साथ अंदर चलो। जब हम लोग अंदर पहुंचे तो अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। हमने कपड़ों से अपनी नाक ढक ली थी। मैंने टॉर्च मारकर देखा, सब तरफ सीलन और धूल थी। सब कुछ काला पड़ा हुआ था। हम सब ने वहीं खड़े होकर दिनू को आवाज दी। हमें कहीं से बूंदे टपकने की आवाज भी आने लगी थी। हम कमरे को जांच रहे थे, कहीं पर भी कुछ भी नहीं था। सभी कमरे खाली पड़े थे। मैंने राजू से पूछा, कमरा कहां है जहां पर उस नर्स की जलकर मौत हुई थी? राजू ने आसपास खड़े लोगों के चेहरे को देखते हुए मुझसे कहा, मैंने साहब, वो तो मुझे भी नहीं पता। हमने तो बस उसके किस्से सुने हैं। उसकी बात भी सही थी। उस घटना को हुए कई साल बीत चुके थे। इतने सालों में वहां क्या क्या होगा, उन्हें कहां से पता होगा। फिर हम एक एक करके सभी कमरे को जांचते हुए आगे चलने लगे और जब हम आखिरी कमरे के पास पहुंचे तो वहां से हमें मिट्टी की गंध आने लगी। तो हमने उस कमरे का दरवाजा खोला। उस कमरे के अंदर 6 से 7 फीट का मिट्टी का एक ढेर लगा हुआ था। मैंने हैरान होकर उससे पूछा, ये क्या है? तब उनमें से किसी ने नीचे से ऊपर टॉर्च मारते हुए कहा, किसी खदान के जैसा लगता है, जैसे किसी बड़े से चूहे ने यहां अपना बिल बनाया हो। मैंने ठीक से उस कमरे को देखा। वहां पर दूसरा कुछ सामान ही नहीं था। मतलब हो ना हो, यही वो कमरा था जहां पर उस नर्स की मौत हुई थी। हां, वो बताना मुश्किल था कि वो खदान कितना गहरा था, क्योंकि वो ऊपर से पता नहीं चल रहा था। हम में से कोई भी उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। उस सुरंग को देख राजू भी चौंक गया था। ये कब हुआ होगा? मतलब यहां इतना बड़ा सुरंग है और गांव में किसी को कुछ पता तक नहीं। तभी हम सभी को अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर हम सभी घबरा गए और चौकन्ने हो गए। कुछ तो डर कर पीछे भी हट गए। उस अंधेरे में हम में से किसी ने कहा। मैंने उन सबको शांत रहने को कहा। फिर हम सभी हिम्मत जुटाकर उस सुरंग के अंदर जाने के बारे में सोचने लगे। मैंने उनसे कहा कि हमें अंदर उतरने के लिए बहुत सारी रस्सियों की जरूरत पड़ेगी। फिर हमें देखा कि वो किसी मकड़े की तरह ही उस सुरंग की दीवारों पर रेंग रही थी। हमने
मैंने जैसे ही देखा वैसे ही उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका वो रूप देखकर हम सब की हालत खराब हो गई। हम पीछे हटते, तब तक वो तेजी से रेंगते हुए ऊपर आ गई। हम सभी उस कमरे से बाहर निकल पड़े और दौड़कर उस अस्पताल से बाहर निकले। अंदर उसने मुझे बड़ी ही अजीब सी गुस्से वाली आवाज में कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। शायद वो मुझे वही डॉक्टर समझ रही थी जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई थी। उसकी पकड़ ऐसी थी जैसे कोई अजगर किसी जानवर को अपनी चपेट में ले लेता है। मैं छटपटा रही थी और वो अपनी पकड़ को और कसे जा रही थी। मेरी छटपटाहट को देखकर वो मुझ पर हंस रही थी। फिर वो मुझे खींचते हुए घसीटकर उस बढ़े से खदान में लेकर चली गई। फिर कुछ ही पलों में सब कुछ अंधेरे में डूब गया। उस मिट्टी की सुरंग में मुझे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। मेरी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। मेरी आंखें बंद होने लगी थी। उसने मुझे ले जाकर कहीं पर पटक दिया। मैं बेजान सी वहीं पर पड़ी थी। वहां आसपास इतना घना अंधेरा था कि कहीं कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मेरा शरीर डर से कांपने लगा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस मुझे अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। घसीटने की वजह से मेरे शरीर पर हर तरफ खून आ चुके थे। शरीर पूरा थर थर कांप रहा था। मेरे सर के बालों को पकड़कर उल्टा सीधा खींचने की वजह से मेरी गर्दन की हड्डियां भी टूट गई थी। मैं वहां से भागना चाहती तो भी भाग नहीं सकती थी क्योंकि मैं अपनी गर्दन को उठा नहीं पा रही थी। और फिर कुछ ही समय में मैं बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। काफी देर तक मुझे बस कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। कोई कभी दिनू को पुकार रहा था तो कभी मुझे। और फिर जब मुझे वहां से बाहर निकल गया तब मेरे पूरे शरीर के हर जगह पर पट्टियां बंधी हुई थीं और गर्दन को पूरा प्लास्टर लगा हुआ था। मेरे घर वाले और गांव के सभी लोग मेरे सामने खड़े थे। गर्दन टूटने की वजह से मैं बस एक तरफ का ही देख पा रही थी। मुझे होश में आते देख मेरे पिताजी के शरीर में जान आ गई। और तब मुझे पता चला कि 3 दिन बाद मुझे होश आया था। मिश्रा जी भी गांव आ चुके थे। मेरे अंदर जाने के बाद राजू ने गांव के सारे लोगों को उस चुड़ैल के बारे में बताकर उन्हें जल्दी जल्दी से इकट्ठा कर लिया और सभी को अपने परिवार की ओर उस गांव की रक्षा करने को कहा। गांव वालों ने मिलकर उनके आने तक उस चुड़ैल को रोक कर रखा था। कुछ देर बाद पुलिस मुझे और दिनू को उस खदान से बाहर निकालने में कामयाब हो गई थी, लेकिन वो चुड़ैल उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दी। दिनू को ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसी रात मिश्रा जी और मेरे घर वाले गांव आ पहुंचे। मिश्रा जी ने अपने परिवार के पारंपरिक वस्त्र पहनकर उसे चुड़ैल को चुनौती दी और उसके लिए हवन शुरू कर दिया। अस्पताल की दीवारों को फिर से साफ किया गया और उन पर फिर से मंत्र लिखे गए। हवन में फिर से पीतल का कलश जलाया गया और उस पर मंत्र लिखकर उसे उसी गड्ढे में गाड़ दिया गया। इस बार उन्होंने उस यंत्र को अस्पताल के बाहर नहीं बल्कि ठीक उसी जगह पर गाड़ दिया जहां से उस चुड़ैल को ताकत मिलती थी। उस कलश के साथ साथ उसे हमेशा हमेशा के लिए वही दफन कर दिया गया था। दोस्तों, कभी कभी चीजें कितनी खतरनाक हो सकती है, हम उसका कभी कभी अंदाजा तक नहीं लगा सकते। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ही भयानक था और वो सब कुछ देखने में और सहने में भी बहुत बुरा था। और शायद इसीलिए कोई भी मुझे उस अस्पताल के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था।